हेलो बच्चों। तो मैं ये पहला आपका टेस्ट वन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेपर कैसे करते हैं। ठीक है, टाइम कम लेना होगा आपको। तो बिना किसी देरी के मैं सोल्यूशन पे बात करता हूँ। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं पटना अकेडमी में हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 115। तो एटॉमिक नंबर 115 अगर हो गया तो इसके लिए आपको नेमिंग कैसे करोगे, आपको आईयूपीएसी नेमिंग सिखाई गई होगी। ठीक है, वन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अन। फिर से वन है तो क्या यूज़ करोगे, अन। और पाँच के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पेंट। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा अन अन पेंटियम। ठीक है, लास्ट में आई यू एम जोड़ा जाता है। तो सिंबल कैसे आप लोगे, हर एक का पहला लेटर उठा लो। ये तो यू हो गया, फिर यू हो गया, फिर पी हो गया। तो यू यू पी, सो करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, तो डिटेल्ड सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को अप्रोच करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले आप ये समझो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला किसको जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला किसको जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिलाकर। तो बस आपको इसमें से क्या करना है, देखना है ऐसे एटॉमिक नंबर जो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से एसोसिएट होते हैं। तो कैसे, इतना इतना सारा ऑप्शन में कैसे आप फटाफट आप देखोगे। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप अप्रोच करोगे। आप नियरेस्ट नोबल गैस देखो। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन कौन सा होता है, आपका हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम के बाद आपका क्या होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। आप इनके एटॉमिक नंबर को लिखो। आप इनके एटॉमिक नंबर को जब आप लिखोगे तो ये क्या होता है, आपका 2 होता है, ये 10 होता है, ये 18 होता है, ये 36 होता है, ये 54 होता है और ये 86 होता है। अगर आप इसमें एक और दो जोड़ोगे तो आप तुरंत कहाँ पे पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट में। ठीक है, इसमें जैसे आपने क्या जोड़ा, एक जोड़ा तो 3 पहुंच गए। 3 आपका एस ब्लॉक का हुआ, 4 आपका क्या हो जाएगा, वो भी एस ब्लॉक का होगा। समझ पा रहे हो इस बात को। और अगर आप यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से अगर आप 6 घटा रहे हो, मतलब 9 8 7 6 5 ऐसा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पी ब्लॉक में आएंगे। अब समझ में आया। तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को याद रखना है और इन नंबर्स में एक और दो जोड़ोगे तो आपको एस ब्लॉक का। और क्या करो, 6 घटा दो तो उस रेंज में जो भी आएगा, जैसे 10 में से आपने क्या कर दिया, 6 घटा दिया 4, तो 4 से 10 के बीच में, ठीक है, 4 को छोड़कर उसके बाद वाले से जो भी होंगे वो पी ब्लॉक में आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, देखो 3 तो 2 1 3 ये आएगा कि नहीं। 33, तो 33 क्या है, 36 में से 6 घटाओ 30 आएगा, 30 के बाद 31 32 33 ये भी एंट्री करेगा। 53 54, 54 में से 6 घटाओ 2 48, 49 50 51 52 ये भी होगा आपका पी ब्लॉक का। 87 87 86 प्लस 1 वो एस ब्लॉक का हो गया। तो ये तो आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 करेगा क्या, नहीं, हटा दो ऑप्शन से। 7 करेगा क्या, 9 10 में से आपने 6 घटाया, क्या हुआ, 4 6 7 8, तुरंत देखा आपने। 17 18 में से 1 घटा दो, पी ब्लॉक का। 25 किसके अप्रॉक्स आप जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हुआ 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। यहाँ पर आ जाओ 9, तो 9 तो कर ही रहा है पी ब्लॉक से। 35 मतलब एक कम यहाँ पे करेगा ही। 51, तो 54 में से 3 पीछे गए, ये भी पी ब्लॉक का। 88 86 में 2 जोड़ दो, ये एस ब्लॉक में चला जाएगा। तो कौन से ऑप्शन मिल गए आपको, 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी द सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देखो बच्चों, जब भी कोई एलिमेंट आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कोशिश किया करो कि उन एलिमेंट्स को आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपका या तो पीरियड के अलोंग होगा या तो ग्रुप के अलोंग होगा, उसके अलोंग सजाने की कोशिश करो। तो जब आप सजाओगे तो इन सब में ऑप्शन में देखो, आपका कार्बन ऑक्सीजन सल्फर और सिलीनियम ही है। तो कार्बन सल्फर, ठीक है, सॉरी, कार्बन के लेफ्ट में, राइट में क्या आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे क्या आएगा, सल्फर। और सल्फर के नीचे क्या आएगा, सेलिनियम। तो अगर आप देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है, आपका साइज बढ़ता है
और लेफ्ट टू राइट आने पर साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यानी इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा क्या होगा आपका, कार्बन। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये सारे आपके ऑक्सीजन से बड़े ही होंगे, क्योंकि आप देखो ये सेकंड पीरियड का है तो इसमें नंबर ऑफ शेल 2 होंगे, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फर, देन क्या आ जाएगा आपका सिलीनियम। तो इसको आप मैच करिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, सिलीनियम, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियस, इफ द डिफरेंस इन द एटॉमिक रेडियस, मतलब आपको क्या दे रखा है, सोडियम के एटॉमिक रेडियस और लिथियम के एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस ए है, और उसके बाद बोल रहा है कि रुबीडियम के और पोटेशियम के एटॉमिक रेडियस में डिफरेंट क्या है आपका, बी है, और फ्रांसियम और सीजियम के एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस सी है। तो ए और बी और सी का रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता होगा ये सब के सब आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, तो सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम, देन क्या होता है, सोडियम, देन क्या होता है, पोटेशियम, देन क्या होता है, रुबीडियम, देन क्या होता है, सीजियम, देन क्या होता है, फ्रांसियम। होता क्या है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे नो डाउट साइज बढ़ेगा। ठीक है, नो डाउट साइज बढ़ेगा, लेकिन जो साइज का बढ़ने का आपकी मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करते जाएगी। सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से मान लो ये 2 यूनिट से 4 यूनिट हुआ। ठीक है, ये 4 यूनिट से मान लो 5, आपका 2 से वैल्यू ये 4 हुआ, और 4 से मान लो ये तुम्हारा 5.6 हो गया। ठीक है, फिर 5.6 से बढ़ेगा ही ये वैल्यू, मान लो कितना हो गया, 6.8 हो गया, फिर ये कितना हो गया आपका 7 पॉइंट, मान लो कि आपका 5 हो गया, और फिर ये क्या हो गया 8.1 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ना वो घटते जाता है। तो यही भैया बस मैंने एक आपको समझाने के लिए बात किया है कि बढ़ेगा तो जरूर, बट क्या होता है कि आपका ऑलमोस्ट सीजियम फ्रांसियम का साइज भी इतना ज़्यादा तो नहीं आता, लगभग बराबर ही हो जाता है। तो ये डेटा आपसे कुछ मतलब नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा था कि साइज बढ़ेगा ही, बट लेकिन क्या हो जाएगा आपका जो डिफरेंस है वो घटते चला जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस की पेयरिंग देखो किसके किसके बीच में की गई है, सोडियम लिथियम, रुबीडियम पोटेशियम, तो सीजियम फ्रांसियम, तो सबसे बड़ा डिफरेंस किसमें मिलेगा, ए, फिर बी, फिर सी। तो यानी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ए, देन बी, देन सी। ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं था कि आपको एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस का डेटा याद होना चाहिए था, बस आपको इसमें क्या ध्यान देना चाहिए था, आपको ये पता होना चाहिए था कि क्या होता है इसमें, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, लेकिन जो साइज बढ़ने का मैग्नीट्यूड है वो क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। बस इतना ही छोटा सा ट्रिक था इसमें। तो ये क्या हो गया आंसर आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट, किस एलिमेंट की बात की गई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी भी ट्रेंड का क्वेश्चन आएगा आप उस एलिमेंट को सबसे पहला काम क्या करोगे, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप से जाने का काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लिथियम है, उसके बगल में बेरिलियम आता है, देन बोरॉन आता है, और लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम आता है। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है जनरली। जनरली अगर कहीं पर आपका फुल्ली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड ऐसा कन्फिग्रेशन बनता है तो वहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या देखा जाएगा कि सोडियम का सबसे कम होना चाहिए, राइट। तो सोडियम का हम सबसे कम कर दिए। उसके बाद इसके बाद किसका नंबर लगना चाहिए था, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, घटता है, और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। तो यानी इनका तो ज़्यादा हो गई इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, और लिथियम सोडियम में सोडियम का कम होगा, लिथियम का ज़्यादा होगा, तो सोडियम के बाद हमारा आ गया लिथियम। लेकिन इसके बाद हमारा आना चाहिए था क्या, बेरिलियम, एक्सपेक्टेड बेरिलियम आना चाहिए था, फिर क्या आना चाहिए था, बोरॉन। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बेरिलियम और बोरॉन, अगर आपको ध्यान होगा तो इनके जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, आपका बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है किससे, बोरॉन से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बोरॉन, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखो, बोरॉन 5 होता है तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। और बेरिलियम के केस में देखोगे आप 1s2, 2s2। तो यहाँ पर सेकंड के p से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और यहाँ के 2 के s से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है।
तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, टफ होता है। इसीलिए आपकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसका ज़्यादा होता है, बेरिलियम का। तो इससे आप मैच करिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम इसमें है, बेरिलियम, फिर बोरॉन। हाँ, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज करेक्ट। उसने पूछा करेक्ट कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल में कोई गैसियस एटम होगा, ठीक है, अपने आउटर मोस्ट सेल में आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, एनायन। ऐसे प्रोसेस में जनरली आपकी जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जनरली होता है आपका एक्सोथर्मिक, लेकिन कहीं कहीं पर ये इंडोथर्मिक भी होता है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। और टॉप टू बॉटम आने पर किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और आपका टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन और सिलीनियम। ठीक है, तो ये सेम ग्रुप के हो गए, तो ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम। तो हमने अभी क्या सीखा है कि टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टॉप टू बॉटम आने पर घटेगा, तो नो डाउट सिलीनियम का क्या होगा, कम होगा सबसे, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके बगल में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन भी पढ़ा लो, यहाँ पे नाइट्रोजन भी पढ़ लो। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से कम होती है, यानी इसकी फास्फोरस से कम होगी, इसकी सल्फर से कम होगी और इसकी क्लोरीन से कम होगी। इन सब का एक ही रीजन है कि ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, इनका साइज क्या होता है, छोटा। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, छोटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या फील होता है, रिपल्शन। तो उससे ज़्यादा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सल्फर, ऑक्सीजन, सिलीनियम, ठीक है, इनके केस में क्या हो जाएगा, सल्फर का नो डाउट ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, लेकिन सिलीनियम से, सिलीनियम का क्या होगा आपका, ऑक्सीजन से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वही बात है, समझ पा रहे हो इस बात को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज का ये मैटर पड़ रहा है ग्रुप में। फिर ये हमें पता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है, किससे, फ्लोरीन से, अभी जस्ट यहाँ पे आपको बताया। फिर उसके बाद सल्फर का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो ये भी सही है। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा फॉस्फोरस से, गलत हो गया ना, फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा नाइट्रोजन से। तो ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं अपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, ठीक है, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो हमारे ख्याल से कौन सा जाना चाहिए, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो आंसर विल बी द सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन requires first an exothermic and then an endothermic step as below। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है साफ साफ कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। यानी ये वाला कैसा है आपका, इट इज़ योर एक्सोथर्मिक, ये आपका एक्सोथर्मिक है। और जो दूसरा वाला है वो कैसा है आपका, इंडोथर्मिक है। ठीक है, ये कैसा है आपका, इंडोथर्मिक। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, इस बात को समझते हैं। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, ठीक है, किसमें, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया किसमें, ऑक्सीजन में, अब ये बन चुका है O माइनस। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये क्या फील करेगा, इसके पे रिपल्शन, बहुत तगड़ा रिपल्शन लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी निगेटिव हो चुका है और इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करेगा। तो यही रीजन है कि आपको अब एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, जा भैया जाके बैठ वहां पे। ठीक है, अपने मन से नहीं जाना चाहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। O माइनस आयन हैज कंपेरेटिवली लार्जर साइज देन ऑक्सीजन एटम, इससे कुछ मतलब नहीं है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका मेन रीजन ये नहीं है। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा भी नहीं है।
O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही तो कर रहा है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब नहीं आओ भैया हम निगेटिव हैं, खुद और निगेटिव नहीं होना चाहते, जाओ दूर भागो हमसे। तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। ओ ओ माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये स्टेटमेंट सही है, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको सही रीजन चाहिए था वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब भैया क्या, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस आते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए क्या, इनर्ट गैस मतलब NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, और हीलियम के लिए तो NH2 ही होता है। तो NH2 NP6 फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भैया मस्त स्टेबल हैं, इनको काहे लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं, नहीं लेना चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई। अब इलेक्ट्रॉन लेना देना क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑलरेडी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, नहीं चाहिए, हटाओ हटाओ, तो क्या कर देंगे, जीरो, ठीक है। और ज़बरदस्ती अगर आप देना चाहोगे, पूछा गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, तो ज़बरदस्ती एनर्जी देके इनको बैठाना पड़ेगा, और जब बैठाओगे ज़बरदस्ती एनर्जी देके तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द गिवन कंपाउंड एक्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर एसिडिक इन वाटर, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात ये होता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अब भैया तुमको क्या करना है, फटाफट नॉन मेटल के ऑक्साइड पकड़ो, देखते हैं क्या होता है। CaO बेसिक होगा, ठीक है, छोड़ दो। SO2 कैसा होगा, एसिडिक होगा। SO3 कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा, बेसिक होगा। Cl2O7 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा, एसिडिक होगा। CO2 एसिडिक होगा। Na2O बेसिक होगा। तो कितने हो गए हमें, 1 2 3 4, तो 4 इसमें से हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल, ठीक है, तो देयर आर टू स्केल, मुलिकन स्केल एंड पाउलिंग स्केल, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज निकाली गई हैं। तो अगर आपको याद होगा तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यानी हेलोजन्स की बात की गई है। तो हेलोजन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। तो जो भी ऑप्शन में आपके पास है यहाँ पर, उससे अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म। तो भैया उन एलिमेंट्स को पहचानो, तो एका एल्यूमिनियम बोला किसको जाता था, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाला, और एका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन के नीचे वाला। तो आज के समय में एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन बोला किसको जा रहा है, तो फटाफट पकड़ो, एका एल्यूमिनियम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, तो ये हो गया गैलियम, और एका सिलिकॉन क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी वैलेंसी होती है 4, तो ये जो क्लोराइड बनाएगा वो होगा GaCl3, ये जो क्लोराइड बनाएगा वो होगा GeCl4। ऑप्शन चेक कीजिए किसमें ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 4, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय F वोलर वाज, ठीक है, ये नाम है, ये नाम है F वोलर, इसको फ्लोरीन मत समझ लेना, ठीक है। तो वोलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, ठीक है, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होगी तो ऐसा कोई रिलेशन में निकला नहीं था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, लेकिन वोलर ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया, ठीक है। यूरिया अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हेल्प से आपका क्या बनाया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या आपको पता है, कहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ए सिंगल बॉन्ड बी है मान लो, तो इसको क्या काउंट करते हैं, सिर्फ एक सिग्मा, और यहाँ पर क्या होता है 0 पाई, ठीक है। जहाँ पर ए डबल बॉन्ड बी होता है वहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है
वहां पर आप क्या काउंट करोगे, 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, देखिए जहां पे भी हाइड्रोजन लगा होगा किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो हाइड्रोजन को देखते ही आपको जितना हाइड्रोजन है तुरंत दिमाग में 1 सिग्मा आना चाहिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले जो दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। फिर हाइड्रोजन काउंट करो तो 6 3 9। ठीक है, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में कितने सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब 1 सिग्मा। पाई तो ऊपर से दिख जाता है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3 और यहाँ पे 2 5। तो कितने पाई हो गए, 5। तो 12 सिग्मा 5 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। ठीक है ना, समझ में आया आपको। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सिंपल जहाँ पे भी आपका एक सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। और कहीं पे भी हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगा हुआ दिखाई देगा, तो जितना हाइड्रोजन उतने ही सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स, यहाँ पर तो इसका एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, CH3, देन CH, डबल बॉन्ड CH, और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर निकालो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये एक वैल्यू आएगी। जैसे मान लो ये वैल्यू अगर 2 आती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर ये वैल्यू 3 आती है तो क्या हो जाएगा आपका sp2। अगर ये वैल्यू 4 आती है तो क्या हो जाएगा आपका sp3। ठीक है, तो कार्बन तो यही हाइब्रिडाइजेशन शो कर पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कंपाउंड में 4 सिग्मा बन रहा है। ठीक है, 4 सिग्मा का मतलब, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इसने नंबरिंग इधर से की है 1 2 3 4, तो ऑप्शन भी ऐसे ही बनाया होगा। इस बात का खुले दिमाग से ध्यान रखोगे, क्योंकि ऑप्शन वो पलट सकता है। तो पहले वाले कार्बन से अप्रोच करते हैं, तो यहाँ पर कितना सिग्मा है, 2, कोई लोन पेयर है नहीं यहाँ पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp। यहाँ पर कितने सिग्मा है, 1 2, और इस हाइड्रोजन को लेकर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2। इस कार्बन की बात करोगे तो 1 2 3, या इसका भी क्या हो जाएगा sp2, और इसमें 4 हैं तो ये क्या हो जाएगा sp3। तो sp sp2 sp2 sp3 sp sp2 sp2 s3 sp3, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। चूज द इनकरेक्ट मैच। तो ये अगर यहाँ पे देखा जाए, इस क्वेश्चन में बनाया क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, पेंटाइल। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, तो इनको देखते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन होना चाहिए जिस पर वैलेंसी फ्री हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूटाइल तो होगा ही, लेकिन ये कौन सा वाला कार्बन है, 2 डिग्री वाला, तो ये सही हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं आइसोब्यूटाइल। तो 4 कार्बन दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइसो, तो ये भी सही है। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी का मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन, तो 4 कार्बन तो ही, और ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री। अब बचा इनकरेक्ट, एक ही होगा, वो भी आप आंसर मार सकते हो, तो पेंटाइल। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पर ये इसको ऐसे बनाया, पेंटाइल एक्चुअल में क्या होगा आपका, CH3 CH2 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 और CH2, ये पेंटाइल होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया है, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर ऐसे CH2, ये इसको पेंटाइल बोल रहा है, ये गलत है। पेंटाइल आपका ये होता है, तो इनकरेक्ट पूछा था, यही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इसका IUPAC नेम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा जब आपके पास कोई कंपाउंड आ जाए, ठीक है, एकदम ऐसे सिकोड़ कर, तो एक काम क्या करो बच्चा, इसको एक्सटेंड कर दिया करो। एक्सटेंड करने का मतलब फैला दो इसको। तो जब इसको फैला दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, CH3 CH2, फिर यहाँ पे हो गया CH, और यहाँ पे आप देखो क्या, C2H5। तो C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH2 CH3। मैं कहा ना फैला दो मतलब फैला दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, इसके पास CH के पास ये था, फिर इसका देखो एक और आपका पास CH है यहाँ पर, और क्या है, 2 CH3 लगा हुआ है, इससे CH3 और CH3। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करने जाओगे तो कितने कार्बन की मिलेगी, 1 2 3 4 5 ऐसा मिला, और ये ग्रुप मिल रहा है आपको ऐसे यहाँ पर। ठीक है, और
एक दो तीन चार पाँच, ऐसे भी पाँच मिल रहा है। तो हमारा क्या होता है कि जब आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम मिले, ठीक है, तो क्या करोगे, उस वाले प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे वर्ड रूट बनाने के लिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। देखो बेटा, अगर ये सेलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, लेकिन अगर तुम ये सेलेक्ट करोगे ना, एक दो तीन चार पाँच ऐसे, तो इसके केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके केस में तुमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो हमारा यही बनाना ज़्यादा अच्छा होगा और इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से आपको जो ब्रांच में जा रहे हो उसको चीज़ें कम नंबर मिले। तो यहाँ से एक करो, यहाँ से दो हो गया, यहाँ से तीन हो गया, यहाँ से चार हो गया, यहाँ से पाँच हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल बन गया, ये इथाइल बन गया। ई पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, थ्री इथाइल, थ्री इथाइल टू मिथाइल, थ्री इथाइल टू मिथाइल, बाकी क्या पांच कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसको मैच करिए, किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंटेन। दैट इज योर ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने सही किया होगा इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ तो था नहीं है। द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 5,6 डाई इथाइल डेक फोरिन। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम क्या किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ड रूट देखा करो। वर्ड रूट मतलब डेक, डेक मतलब 10 कार्बन, यानी ऐसी पीसीसी सेलेक्ट करनी है जिसमें जो कार्बन आए 10 आए। और उसकी खूबसूरती ये होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड फोर्थ पोजीशन पे लगा है, बस यही काम जोड़ना है। 10 कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखो बेटा, अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो ये कभी 10 नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो 10 तो हमको यही वाला दे पाएगा। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, देखो ये 10 तो दे रहा है, लेकिन जब आप नंबरिंग करने जा रहे हो तो एक दो तीन, यहाँ पे जो पेंट है वो, सॉरी इन है तीसरे कार्बन पर, लेकिन हमको चौथे पे चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर टू पे चलते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, तो 10 कार्बन ये भी है। और आपका जो इन आ रहा है वो चार पे आ रहा है, ठीक है, तो दोनों सॉर्टेड हो गया। अब देखो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे, तो ये इथाइल इथाइल हो गया, तो पाँच छः पे ही इथाइल लगा हुआ है क्या, बिल्कुल लगा हुआ है, यही ऑप्शन आ गया। आगे का अभी चेक कर सकते हो आप इसी तरीके से। द यूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए सबसे इजी क्या होगा कि आप इसकी नंबरिंग करो, ठीक है। नंबरिंग ऐसे करते हैं। तो इस कंपाउंड की खासियत क्या है, आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहा है। तो इसका रूल क्या होता है कि जिधर से जो पहले पड़ जाए उसको हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं नंबरिंग करने में। और अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों सेम जगह पर आ रहे हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। देखो बेटा, इधर से करोगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से करोगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो पहले पड़ जाए उधर से नंबरिंग। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कार्बन का हो गया, कोई ब्रांच ब्रांच है नहीं, तो इसका नाम रखोगे ऑक्ट। दो पर इन और पाँच पर आइन, तो ऑक्ट टू इन फाइव आइन, ऑप्शन विल बी सेकेंड। द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। तो इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखोगे, देखो फिर से वही काम, क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म में दिया, इसको फैला दो। तो ये हो गया CH3, दो बार है किसी कार्बन से लगा हुआ, तो यहाँ पे भी CH3, इस कार्बन से दो CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर H है। फिर क्या है, CH2, यहाँ देखो चालाकी क्या है, होल ट्वाइस दिया है, तो इसको दो बार लिख दो ऐसे। फिर क्या कर दो, यहाँ पर CO लिखो, फिर क्या लिखो, यहाँ पर N लिखो, और इस N से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, थोड़े समय के लिए इस CH3 को गायब करो और यहाँ पर HH मानो। तो जब HH मानोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2, ठीक है, यही तो लिखते हो। और इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर मिथाइल लग गया है, तो ये तो अमाइड ग्रुप है ही, यानी यहाँ पर अमाइड तो आएगा ही। लेकिन इसका क्या करें, ये प्रीफिक्स में जाएंगे, समझ में आया। ये क्या हो गया, ये आपका 3 डिग्री अमाइड हो गया। तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये दोनों जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, तो N N डाई मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग देखो क्या करोगे, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ये भी प्रीफिक्स में जाएगा। तो 4 पर भी मिथाइल लग रहा है, तो N डाई मिथाइल, फिर 4 मिथाइल, फिर आपका एक दो तीन चार पाँच पेंटेनामाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, N डाई मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेनामाइड, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसकी अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, COOH और COOH, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, COOH COOH। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे ख़त्म करते हैं।
लेकिन नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से या इधर से? तो इधर से करेंगे, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा किस में जा रहा है, ये प्रीफिक्स में जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, तो नंबरिंग इधर ही से करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तुमको मिल गया कि पेंटेन, ये आपका क्या है, 1,5 डाइओइक एसिड है। ठीक है, ये पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड है। लेकिन बेटा इसका क्या करोगे, तो ये देखो दूसरे पोजीशन पर एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगा हुआ है और यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दी जाती है इसकी, तो 1 2 3। तो ये सिर्फ होता तो तुम क्या लिखते, प्रोपाइल लिखते, लेकिन ये भी तो लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग कैसे आती है, तो 2 लिखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसको भी देख बताना पड़ेगा कि भैया इस प्रोपाइल में कहीं पे मिथाइल भी है, तो मिथाइल किस पोजीशन पर है, 1 पर है, तो 1 मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बारे में विवरण दो, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब इसका पूरा काम खत्म हुआ। ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पर ये कॉम्प्लेक्स आया था, तो जहां पर आपका पीसीसी जहां पर सेलेक्ट हुआ है, जिस जगह पर आपका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, उसका नंबरिंग देकर आपको एक ब्रैकेट ओपन करना होता है, फिर उसमें जो नंबरिंग चलती है वो अंदर लिखते चले जाते हैं। बाकी फिर आपको बताया था क्या है आपका, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, या फिर 1,5 पेंटेन डाइओइक एसिड लिख सकते हो आप, पेंटेन डाइओइक एसिड। मैच कर लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, नेम ऑफ द कंपाउंड whose बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इज गिवन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपके पास है कीटोन और ये है डबल बॉन्ड, प्रायोरिटी किसको जाएगी, कीटोन को। तो सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये चला जाएगा प्रीफिक्स में, ये चला जाएगा प्रीफिक्स में, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल। उसके बाद क्या करोगे, हेप्ट 5 इन 2 ओन। ठीक है, तो देखो किसमें है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हेप्ट 5 इन 2 ओन, तो ऑप्शन नंबर 1। आईयूपीएसी नेम, तो बेटा ये होता है एनिलीन, और इसके 1 2 3 3 थर्ड पोजीशन पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो एनिलीन। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसकी, तो यहाँ पर देखो जो COOH है वो साइड चेन में है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2। अभी पूरा का पूरा प्रीफिक्स में जाएगा, तो ये फिनाइल होता है, तो 2 फिनाइल, ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स इन 1932 थ्रू द फॉलोइंग बम्बार्टमेंट। ठीक है, ये न्यूट्रॉन मिला, ये कार्बन बन गया, और ये एक्स और वाई कुछ है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो करना क्या होता है, ये है न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, तो 4x9 प्लस 2y4 गिव्स आउट 6c12 प्लस 0 n1। तो टोटल मास और टोटल नंबर देखो, 4 2 6 6, 9 4 13, तो 12 यहाँ हो गया, 1 13 यहाँ हो गया। तो ये एक्स और वाई को पहचानना है, किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। तो 4 वाला क्या होता है, 2 वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4 वाला हमारे पास पता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये क्या होगा, बेरिलियम होगा। ये क्या होगा, हीलियम होगा, बस सेलेक्ट कर लो, एक्स इज बेरिलियम एंड वाई इज हीलियम, तो एक्स इज बेरिलियम, वाई इज हीलियम, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, दिया हुआ है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, कुछ कुछ दिया हुआ है, उसको बात करते हैं। 1 एंड, इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो उसको बताना है। 1 एंड 2 आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक वेट सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो वेट सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आ जाओ, 1 एंड 5 आर आइसोबार्स। 1 एंड 5, 1 का है 14 और 5 का है 12, यही गलत हो गया बेटा, ये आंसर जाएगा, बाकी सब सही होगा, आप चेक कर सकते हो क्या। 3 एंड 4 आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट, तो 3 एंड 4, 3 एंड 4 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट, ये सही हो गया। 4 एंड 6 आर आइसोटोप्स, तो वही सेम बात, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। 4 एंड 6 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था, आंसर सेकंड जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज। ओके, the correct arrangement of above rays in decreasing order of their frequencies or increasing order of wavelength। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा तो उसमें कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज, किस ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी के अपने आप किस ऑर्डर में हो जाएगा, डिक्रीजिंग।
ठीक है, अपने आप अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर इसको बढ़ाओगे बेटा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो मैं ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ। तो कॉस्मिक रेज का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद गामा रेज होती है, फिर एक्स रेज होती है, फिर यूवी रेज होती है, फिर विजिबल लाइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, और फिर रेडियो वेव होता है। ठीक है, तो अब इसमें जिसके लिए बात की गई है उसके ऑर्डर को देखो। तो गामा है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स है। तो गामा, एक्स और अल्ट्रावायलेट। तो गामा का मतलब हो गया ए, ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट का मतलब हो गया यहाँ पर गामा के बाद एक्स, सॉरी सी, और फिर अल्ट्रावायलेट आता है, तो ये हो गया बी। तो ए सी बी, द आंसर विल बी सेकंड। The first ionization potential of sodium is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, क्या करोगे इसमें, देखो सोडियम गैस, ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ एनर्जी दी होगी, मान लो E1। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से ये किस में गया होगा, Na प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा। ठीक है, तो इस वाली एनर्जी को आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको वैल्यू कितनी दी हुआ है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका उल्टा प्रोसेस बेटा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में आओगे, यानी इधर से इधर की तरफ पूछा गया है, तो इधर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर इधर से इधर एंडोथर्मिक था तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, यही तो पूछा है, Na+ का पूछा है उसने। तो जो आपकी ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो निगेटिव ऑफ क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस वैल्यू में बस क्या कर देना है, निगेटिव। लेकिन ये क्या, ये एलिमेंट का होगा और ये उसके क्या होगा, कैटायन का होगा। ठीक है, तो इधर से इधर देखो, सोडियम के रिस्पेक्ट में आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी, और Na+ के रिस्पेक्ट में यही वाली एनर्जी क्या बन जाएगी आपकी, Na+ के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बन जाएगी। ठीक है, तो बस -5.1, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। इफ द आयनाइजेशन energy of hydrogen atom is 13.6, the sum of ionization energies of helium and lithium ions will be। देखो बेटा, इसमें करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा लेंदी होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो, इजेक्ट करा देते हो, इनफाइनाइट पे भेज देते हो। तो 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर ये बनेगा। 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, यानी सिंपली जो आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 13.6 Z²। ठीक है, अब तुमको हाइड्रोजन के लिए दिख रहा होगा Z=1 पुट कर दोगे, बिल्कुल सही डेटा दिया है। लेकिन तुमको सम पूछा है किसका किसका, हीलियम और लिथियम प्लस के लिए। तो हीलियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी, और प्लस तुमको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम डबल प्लस। तो इस 13.6 Z² होगा, दोनों में Z²। तो उसके लिए क्या रख दो, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए क्या रख दो आप, 3² रख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और ये 13। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो 13 30 169 होता है, और 0.6 भी है, तो 169 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके आसपास की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है आपको, 176.8, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। विच ग्रुप रिप्रेजेंट द स्पेक्ट्रल लाइंस लाइंग इन द सेम रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात किया, अभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने रख दिया था, और जब हम लोग इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डिफरेंट लाइंस की बात करते हैं, तो डिफरेंट लाइंस डिफरेंट जो एनर्जी इमिशन करते हैं इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है, लाइमन के बाद बामर आता है, ये विजिबल रेंज में जाता है। उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्प्री, कोई भी हो, ये सब के सब किस में जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। तो ये दोनों तो सिंगल सिंगल है, किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। इन चारों में से कोई ग्रुप में मिल जाए तो चेक कर लो, लाइमन बामर गलत हो गया, बामर पास्चन गलत हो गया, पास्चन ब्रैकेट सही हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। If lambda is the wavelength associated with third circular orbit of hydrogen atom, the radius of orbit is।
तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा क्या, 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड रेडियस की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की वो पूछा जा रहा है। तो n की वैल्यू यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बेटा 2 पाई रख दो, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कर दो, n की वैल्यू यहाँ पर 3 कर दो, ये 3 लैम्डा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी 3 लैम्डा बाई 2 पाई। चेक कर लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट फैक्ट्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा एन की बात कर रहा है, एन किस किस बारे में जानकारी देता है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जो गलत होगा उसको बताना है। इट वॉज गिवन बाई बोहर एंड इट इज डोनेटेड बाई एन, बिल्कुल सही है। इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम जीरो, गलत हो गया, इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होती है। तो यही स्टेटमेंट गलत है और आंसर में यही जाएगा। हाइयर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर द एनर्जी, ये भी सही है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही है, दूसरा वाला गलत है। और गलत क्यों है ये मैंने बता दिया कि उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर इन्फिनिट तक होती है, जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो आंसर विल बी द सेकंड, ये हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर दैट गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच बाई 2 पाई, ये हमारा हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एल किससे एसोसिएट करता है, एल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इससे एसोसिएटेड होता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन में है, प्रिंसिपल नहीं, मैग्नेटिक नहीं, हाँ। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का हमारा और भी नाम होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। फॉर एल शेल, तो एल शेल का मतलब के एल, एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। द परमिटेड वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स आर, तो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या परमिट हो सकती है, 0 और 1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0, अगर l की वैल्यू 1 है तो -1, 0 और +1 परमिट हो सकता है। s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। तो इसमें से चेक करते हैं क्या है, तो n इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, m की वैल्यू, तो पहला ही आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि n इक्वल्स टू 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, l की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर l की वैल्यू कभी 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग m का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, 0। वहां पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो वो गलत हो गया। द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, तो नोड दो तरीके का होता है, रेडियल और एंगुलर। तो इसने नोड मतलब टोटल नोड की बात की है, तो टोटल नोड हमारा निकलता है n-1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, एक घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन विल बी द फर्स्ट। द इनकरेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग कंपेरिजन ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल देखते हैं क्या है। बोथ आर स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल सही बात है। बोथ कंटेन अ नोड, बोथ कंटेन अ नोड, नहीं, एस सबशेल में नोड तो होता ही नहीं है, ठीक है, एस सबशेल में नोड होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1s हैज लोअर एनर्जी वाइल 2s हैज हायर एनर्जी, ये भी सही है, n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, अभी देखा आपने। 1 इज स्मॉलर एंड इन साइज देन 2s, हाँ, n बढ़ने से साइज भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारा तो सही हो गया, 1 3 4 सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। स्फेरिकल ये आप ऐसा बनाते हो, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होती। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाती है, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो घटती चली जाएगी, और न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होता है, तो नोड तो इसमें होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। Consider a photon emitted during the transition from n to 5 n equals to 3 in hydrogen atom. The frequency is, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आपने, 1/λ, ठीक है। किसके बराबर होता है आपका, r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही होगा। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमेशा जो n1 होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कम और n2 की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। n1 इज ऑलवेज लेस देन n2, तो n1 कम वाली वैल्यू रखोगे और n2 ज़्यादा वाली वैल्यू रखोगे। अब बात आती है, इसने फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो पहले लैम्डा निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तक देखते हैं कैसे पहुंचता है। तो तुमको पता होगा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, c/λ, ठीक है, c/λ। तो कुछ नहीं करना होगा, इसमें दोनों तरफ c से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा r c z स्क्वायर
1/1, सॉरी कहाँ से कहाँ तक है, 3 और 5, तो 3 स्क्वायर -1/5 स्क्वायर। ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है आपका 1.09 10⁻7 मीटर इनवर्स। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। z = 1 हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अंदर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका आपका 25, तो 9 × 25, और यहाँ पर 25 - 9 कितना हो जाएगा आपका 16। इसको अगर पावर आप सॉल्व करो, पावर सॉल्व कर लो, उसका चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁻15 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पावर में। और यहाँ से ये 3 से 3 काट दो, तो ऊपर आपका क्या हो गया, यहाँ पर 16 × 1, अप्रॉक्स 1 ही मान लो उसको, 1.1 मान सकते हो, तो ऊपर अप्रॉक्स 16 हो गया, नीचे आपका 75 हो गया। यानी ऊपर वाली वैल्यू में एक यहाँ पे दे दो तो ये हो जाएगा 160/75 गुणे 10⁻14, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, 75 दूना 150, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻14, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप सीधे पावर से भी देख सकते थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले पावर पे फोकस करना, ठीक है, पावर से ही आंसर तुम्हारा आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो देखते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मोलर मास, क्या सही है, हाँ सही है। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही क्या कहलाता है, आपका मोलर मास कहलाता है। मोलर मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, नहीं भैया ये गलत है। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, सही है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लिया हो एन पार्टिकल ही कंसिस्ट करेगा, गैस हो, आयन हो, ठीक है, एटम हो, पार्टिकल हो, कुछ भी। अवोगाड्रो नंबर इज 6.00022 × 10⁻23, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत हो गया। समझ में आया ना। मोलर मास ग्राम में आता है, मॉलिक्यूलर मास एमयू में आता है। मॉलिक्यूलर मास एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करता है, जबकि मोलर मास एक मोल मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करेगा या 1 मोल एटम का मास रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ग्राम में आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए and the number of atoms B present in 11.2 liter of O2 at NTP। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ये मोल्स आ गए। अगर मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये ए बोल रहा है ना, ए ए, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दो यहाँ पे चुपचाप। फिर नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम में क्या करना होगा, इसको बी बोल रहा है, तो बी बोल रहा है तो क्या करोगे, 1/2 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ एटम, तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू एन आ गई। अब ए और बी में रिलेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ए बाई बी किसके बराबर आ गया आपका, तो ये NA/2 है और नीचे क्या है, NA है, NA से NA खत्म, तो ये हो गया 1/2 सिर्फ, तो 2A = B, तो 2A = B किसके बराबर है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के बराबर है। एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, अधूरा अधूरा सा लग रहा है, आगे देखते हैं। सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो, हाँ भैया ये होता है, वोल नंबर में आना चाहिए, ऑफ द वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये सबसे सटीक है आपका, ठीक है, वोल नंबर रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं। समझ में आया, सिंपलेस्ट रेशियो आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स नहीं, ये नहीं होता। एग्जैक्ट नंबर का मतलब अगर बता दिया तो मॉलिक्यूल खुद हो गया ना, नन ऑफ द अबव, तो सेकंड आंसर होगा इसका। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, पूछ रहा है मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होगा, 18 मॉलिक्यूल, नंबर ही दे दिया। 18 ग्राम का मतलब एक मोल, एक मोल का मतलब कितना हो गया, Na हो गया, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम का मतलब 0.1 मोल, तो 0.1 मोल इंटू Na, इतने हो गए। 18 मोल्स भाई साहब, 18 इंटू Na हो गया, तो सबसे ज्यादा नंबर किस में मिल रहा है, फोर्थ में। अ सैंपल कंटेन्स 90% हाइड्रोजन एटम्स एंड रेस्ट हीलियम, तो मान लिया सैंपल में टोटल 100 है, 100 में से 90 कितने होंगे हाइड्रोजन के एटम, तो 10 कितने हो जाएंगे आपके हीलियम के एटम। अब ये क्या हुआ, इसका कुछ मास होगा, पूछ रहा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास,
इनटू क्या करोगे 100 करोगे। तो हाइड्रोजन कितना है भैया इसमें 90 है एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है एक, तो 90 इंटू 1 हो गया। टोटल मास कैसे निकालोगे, इसका मास प्लस इसका मास, हीलियम का 4 होता है, तो 4 गुणे 10 कितना हो गया 40, 40 प्लस 90 130 गुणे 100। तो इसको सॉल्व करो, 9/13 इंटू 100, 9/13 इंटू 100 करोगे तो 13 छक्के 78, ठीक है, तो ये 69.23% आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई एक्स वाई, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपके पास क्या है, x है, y है और एक्स वाई है, यानी एक मोल ये इससे रिएक्ट करके, एक मोल ये रिएक्ट करके, एक मोल ये बना रहा है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। 300 एटम x लिए, ठीक है, 200 एटम y लिए, भैया ये कम पड़ गया ना, अगर एक एटम इसका था तो एक एटम इसका था, तो 300 ये लिए 200 ये लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये इस केस में। दूसरे केस में क्या हो रहा है, इसको 2 मोल ले रहे हो, इसको 3 मोल ले रहे हो, तो एक मोल से एक मोल रिएक्ट कर रहा था तो 2 से 2 करेगा, तो इस बार क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस हो गया। तो देखते हैं पहले वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट है y, ठीक है, तो y इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन बोथ केसेस, गलत है। x इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन बोथ केसेस, ये भी गलत है। इन केस फर्स्ट y इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही है। एंड इन केस टू x इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ भैया बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 0.5 molar NaCl solution has volume 300 ml. The mass of solute is, भैया इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, W बाई मोलर मास, W1 बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 100,000। तो ये मास पूछा है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.5, मोलर मास कितना होता है 58.5, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 300, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो 1000 कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो भैया, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 29.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो देखो कौन सा आंसर आएगा, 29 का 0.29 इंटू 3, तो कितना आना चाहिए, ये देखो दो जीरो कट गया, ये क्या हो गया तुम्हारा आधा, ठीक है, इसको बना दो 1.5, बना सकते हो ना, तो 1.5, तो 58.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको ये हो जाएगा 5.85 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 1.5 इंटू 5 करो तो 7.5 से ज़्यादा, थोड़ा 7.5 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, 8.775। An aqueous sugar solution that weighs 350 gram contains 295.4 gram sugar. The mole fraction of solute and solvent, भैया mole fraction of solute कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकलता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे निकलता है बेटा, n1 अपॉन n1 प्लस n2, तो हमको n1 n2 तो निकालना पड़ेगा ना, n1 मतलब सोल्यूट शुगर का और n2 मतलब सॉल्वेंट का। तो एक बात बताओ, अगर पूरा का पूरा सोल्यूशन का मास 350.1 ग्राम है, ठीक है, इस 350.1 ग्राम में सिर्फ शुगर कितना है, शुगर 295.4 ग्राम, इतना शुगर है तुम्हारे पास, तो बाकी का क्या होगा, बाकी का क्या होगा, पानी। तो पानी कैसे निकालोगे, इसमें से इसमें घटा दो, तो इसमें से इसमें घटाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बाद 7, ठीक है, 6 के बाद 4, फिर 10 के बाद 5, तो 54.7 ग्राम हो गया ये। अब मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे निकालोगे, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा n1, n1 कैसे निकालोगे, n1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 295.4 डिवाइडेड बाई सोल्यूट है शुगर, शुगर मतलब C12H22O11, तो इसका मोलर मास होता है 342, ठीक है, और n2 कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ द सॉल्वेंट 54.7 और इसका मोलर मास कितना होता है 18। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी और ये वाली वैल्यू लगभग 3 के आसपास आएगी, ठीक है, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2954 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 10 की पावर -1, तो कितने बार में जा रहा है ये, 3 अठी 24, 3 अठी 24, लेकिन 3 से ज़्यादा है ना, तो ये 0.8 के आसपास रहेगा, ये मोल्स आए, बस इसको यहाँ पर पुट करो,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर निकल जाएगा, मान लो ये अप्रॉक्स वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.8, और नीचे कितना हो जाएगा 3 प्लस 0.8 3.8, तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए आपका, नीचे मान लो कि 4 है 2 है, ये 4 मान लो ये 2 मान लो, तो 0.2 के आसपास, यानी 0.2 से ज़्यादा, तो 0.2 से ज़्यादा 0.22, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, 1 में से का 1 घटा दो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.78। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन टफ था इसमें, लेकिन इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन करके आप चीज़ों को कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। असर्शन रीजन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबेज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही है, अगर बैलेंस फॉर्म में रहेगा केमिकल रिएक्शन तो आपका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। अ रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन द टोटल मास ऑफ द एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मान लो H2O का फॉर्मेशन पड़ रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये बन गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे फेल कर जाएगा, तो यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा 32 34 हुआ, यहाँ पर कितना हो रहा है 18 ही हो पा रहा है, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2H2O कर दो, अब यहाँ पे देखो ये 4 प्लस 32 36 हुआ, और इधर 18 दूनी 36 36 हो गया, तो हर एक एटम दोनों तरफ क्या इक्वल नंबर में है, तो उसका मास भी इक्वल होगा, यानी रीजन भी सही है, ठीक है, असर्शन रीजन दोनों सही है, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही हो जाएगा। मैच द कॉलम, भाई साहब इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे करोगे, तो यहाँ भैया बेटा ऑप्शन से जाया करो, एक ऑप्शन पकड़ो देखते हैं किस में मिलता है, तो O2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझे, कुछ इसके बारे में बताया नहीं है कितना मोल है कितना वो है, तो O2 का बस हमको ये पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या 32, नहीं, उसके बाद अगर ये गैस है तो इसकी वेपर डेंसिटी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 16, तो एक तो हमको दिख रहा है, ए का हमको 4 मिल गया, तो ए का 4 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ये फटाक से आंसर ही आ गया, बाकी सब भी आप मैच करोगे आंसर आ जाएगा। वैसे देख लेते हैं 1 मोल CO2 का मतलब क्या हो गया 44 ग्राम, तो 44 ग्राम कहीं है नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ऐसा कुछ है नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन की बात किया ना, तो 6 इसमें हो जाएंगे 16 इसमें हो जाएंगे, तो 22 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 मैच कर रहा है, इसी तरीके का सी का सेकंड हो जाएगा, इसमें देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी निकालोगे यही एग्जैक्ट यही आएगा, यानी इसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इंपीरिकल फार्मूला होगा, और CH3COOH इसमें अगर कार्बन निकालोगे तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 12, टोटल मास कितना होता है 60, क्या करोगे गुड़े 100, तो 12 25 60 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 12, नहीं सॉरी कितना है आपका 24 है ना, गड़बड़ हो गया, 24 12 दूनी 24 2 है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसको कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो इसको काटते हैं, किससे काटे 6 से काटे, तो 6 चौक 24 और 6 दाम में 60 बूढ़े 100, तो ये आपका 10, तो 40% आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सब कुछ मैच कर गया। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है, तो लाइमस्टोन होता है CaCO3, जब इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप सीधे क्या कर सकते हो, आपको पता है 20 ग्राम तो लिए हो लेकिन वो इम्प्योर है, ये 20 ग्राम जो लिए हो इसमें बस 20% काम का है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 20% प्योर है, तो काम का CaCO3 कितना है, रिएक्शन तो वही प्योर वाला ही करेगा, तो 20 गुड़े 20 बटा 100, ठीक है, तो ये बस 4 ग्राम काम का है, तो यहाँ पर क्या करना है इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है, तो क्या करोगे मोल्स ऑफ CaCO3 किसके बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2, कितने मोल्स हो जाएंगे CO3 के 4 बटा 100, और इसके मोल से भी यही आ गया, तो इसका क्या करोगे मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है 44 होता है, तो 44 गुड़े 4 बटा 100, ये हो जाएगा मास ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 सॉल्व करो इसको कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.76 ग्राम,
कितना हो गया 1.76। ठीक है, समझ में आया। CaCO3 बस 20% प्योर है, तो 20 ग्राम पूरा रिएक्ट करेगा नहीं, 20 ग्राम का सिर्फ 4 ग्राम रिएक्ट करेगा। उसके बाद आपको रिलेशन पता है, जितना मोल CaCO3 का है उतना ही मोल CO2 का फॉर्म होगा। तो मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास जो कि 4 ग्राम इफेक्टिव है, इसका मोलर मास 100 होता है। इतना ही मोल क्या होगा CO2 का, यानी गिवन मास बाई मोलर मास। इसका मोलर मास 44 होता है, इसको इधर भेज दो, 4/100 गुणे 44। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मास ऑफ CO2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन 2H2 plus O2 gives out 2H2O if 2 mole of H2 and 2 mole of O2 are available। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2H2 plus O2 gives out 2H2O। इस रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है, इस रिएक्शन से समझ में आ रहा है 2 मोल ये लोगे और 1 मोल ये लोगे, तब ये 2 मोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बात की जा रही है कि आपका 2 मोल हाइड्रोजन लिया गया और 2 मोल O2 लिया गया, तो ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया गया। चाहिए था सिर्फ एक, ले लिया गया 2, तो ये तो एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, कम पड़ गया। तो क्या कर सकते हैं इसमें, ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ सही है, सही है। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, गलत है। H2 इज एक्सेस रिएजेंट, गलत है। O2 इज एक्सेस रिएजेंट, सही है। तो 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, ठीक है, सही हो जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेस्ट 12 ग्राम, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स इक्वल टू, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है कितने के बराबर होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं भैया, एन एवोगैड्रो नंबर के बराबर से, बस। और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। कौन सा है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। बात खत्म। चलिए, assertion रीजन। 32 ग्राम CO2 contains the same number of molecules as 8 ग्राम of CH4। देखो, ऐसा तभी हो पाएगा जब मोल्स बराबर हो दो मॉलिक्यूल्स के। मोल्स अगर बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अगर निकालोगे तो 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 44। तो 4 8 32 और 4 11, 8/11 मोल आ गया ये। ठीक है, और 8 ग्राम CH4 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 16, यानी 1/2 मोल। क्या मोल सेम है, क्या नहीं, मोल सेम नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यही बात तो मैंने बताया कि अगर मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन असर्शन गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। So that is all from my side. Thank you.